नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल पीकेज एडुटेरिया में। हमने जो हिंदी की यूनिट 1 की शुरुआत करी थी, आज हम उसके पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत हमने प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के बारे में जाना था, तो आज हम पार्ट 4 के अंतर्गत प्रेमचंद दौत्र हिंदी उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के बाद उपन्यास की दशा और दिशा दोनों विशेष रूप से हमें बदलती हुई दिखाई देती हैं। उसकी कथा वस्तु की दृष्टि से, उसकी भाषिक शिल्प की दृष्टि से, उसके स्वरूप की दृष्टि से उपन्यास में एक नए आयाम, एक नए तेवर और प्रवृत्ति का आगमन हुआ। प्रेमचंद का निधन सन 1936 में हुआ और 1936 से 1950 तक का जो हिंदी उपन्यास हमारे सामने आता है उसे प्रेमचंद दौत्र हिंदी उपन्यास के अंतर्गत रखा जाता है। प्रेमचंद दौत्र हिंदी उपन्यास का समय लगभग हमारे सामने 20 वर्ष का समय आता है। प्रेमचंद दौत्र हिंदी उपन्यास को हम विषय वस्तु के आधार पर बांटकर पढ़ेंगे, जिसके 5 भाग हमारे सामने आएंगे, जिससे हमें इस युग को पढ़ने में आसानी होगी। विषय वस्तु के आधार पर हम पहले भाग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के बारे में देखेंगे, दूसरे भाग में हम साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यास को देखेंगे, तीसरे भाग में हम ऐतिहासिक उपन्यास देखेंगे, चौथे भाग में हम आंचलिक उपन्यासों को देखेंगे और 5वें भाग में हम प्रयोगवादी उपन्यासों के बारे में देखेंगे। तो चलिए इन भागों को हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के अंतर्गत हमारे सामने प्रमुखतः 3 नाम आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जैनेन्द्र जी का, अगला नाम है इलाचंद्र जोशी जी का, इसके पश्चात नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में भी हम जान लें कि ये कौन से उपन्यास इन्होंने हमें दिए। सबसे पहले नाम आता है जैनेन्द्र जी का। जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में हमारे सामने परख उपन्यास, सुनीता उपन्यास, त्यागपत्र उपन्यास, कल्याणी पत्र उपन्यास, सुखदा उपन्यास, विवर्त उपन्यास और व्यतीत उपन्यास हमारे सामने आते हैं। इस तरह के उपन्यास है जिसमें जैनेन्द्र जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करते हैं और वे कहते हैं कि समाज की महत्ता के साथ साथ व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक असीमता है, अपनी एक पहचान है, जिसको जैनेन्द्र जी ने उठाया। जैनेन्द्र के नारी पात्रों में एक खास तरह का अंतर्द्वंद्व हमें दिखाई देता है। ये बदलते हुए भारत, बदलते हुए समाज का परिदृश्य है जो औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने फिर से चित्रित होता है। एक तरफ तो वो नारी पात्र सामाजिक मर्यादाओं को बचाना, बरकरार रखना चाहती हैं, जबकि दूसरी तरफ वे अपने अस्तित्व की पहचान को पूरा महत्व देना चाहती हैं। ये अंतर्द्वंद्व है। हम अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, इनको भी रखना चाहते हैं और इनसे बाहर निकलकर अपनी एक पहचान को भी स्थापित करना चाहते हैं। परिणामतः जैनेन्द्र के नारी पात्र आत्मयातना की ओर उन्मुक्त दिखाई देते हैं। अपने को कष्ट देना, यह उन नारी पात्रों में विशेष रूप से हमें दिखाई देता है। जैनेन्द्र जी के त्यागपत्र उपन्यास की नायिका इसका एक सशक्त प्रमाण है। ये पात्र आत्म प्रताड़ना की राह को चुनते हैं। वे समाज को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो स्वयं को तोड़ते हैं, स्वयं टूटते हैं। यह टूटन जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके अलग अलग पात्रों के माध्यम से, विशेष रूप से नारी पात्रों के माध्यम से हमारे सामने उभरती है। जैनेन्द्र जी यह संदेश देना चाहते हैं कि आत्म प्रताड़ना से, आत्म विलय से वो समाज के कल्याण की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन परिणामतः ऐसा नहीं हो पाता। यह बिखराव जो है, वह टूटन जो है, वह आत्म प्रताड़ना जो है, वह उसी रूप में रह जाती है और समाज के किसी बड़े हित की साधना उससे नहीं हो पाती। ईश्वर में भरोसा, आस्था, धर्म, नीति आदि का दबाव इन पात्रों पर हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि न तो वो पूरी तरह पारंपरिक रह पाते हैं और न ही वे पूरी तरीके से आधुनिक बन पाते हैं। ये जो द्वंद्व और दुविधा से ग्रस्त मानसिकता के पात्र हैं, इसकी चर्चा हम जैनेन्द्र के उपन्यासों में कर सकते हैं। जैनेन्द्र जी के बाद अगला नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। अज्ञे जी के उपन्यासों में शेखर एक जीवनी उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1941 में। शेखर एक जीवनी उपन्यास का नायक शेखर अपने भीतर के द्वंद्वों को, आंतरिक संघर्षों को, भीतरी उथल पुथल और तमाम तनाव से जूझता हुआ अपनी निजी स्वतंत्रता की तलाश में निमग्न दिखाई देता है। उसे लगता है कि इस समाज में, इस व्यवस्था में रहकर उसका जो अपना व्यक्तित्व है वो खो गया है। उस खोई हुई निजता को तलाश करने की कोशिश की और उसके प्रति संघर्ष करता हुआ वो हमें दिखाई देता है। शेखर एक समाज, सामाजिकता, सामाजिक नियम और उसके प्रतिमान उसे व्यर्थ दिखाई देते हैं, व्यर्थ प्रतीत होते हैं।
उन्हें वह सहन नहीं कर पाता। बड़ी असहाय स्थिति में वो अपने आप को महसूस करता है। यही कारण है कि शेखर जो कुछ भी अनुभूत करता है उसे यथावत पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ व्यक्त करना भी चाहता है। यह उपन्यास शेखर के निजी अनुभवों का एक ज्वलंत दस्तावेज बनकर हमारे सामने आता है। वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि ये जो अनुभव हैं ये अज्ञेय के अपने ही अनुभव हैं। अज्ञेय के उपन्यासों में प्रतीक, योजना, चेतना प्रवाह और इस चेतना प्रवाह को हम फ्लैशबैक के रूप में भी देख सकते हैं। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है यह 2 खंडों में बटा हुआ है। शेखर एक जीवनी खंड 1, शेखर एक जीवनी खंड 2। इसके पश्चात अज्ञेय जी का अगला उपन्यास आता है नदी के द्वीप उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ। यह शेखर एक जीवनी के अगले चरण के रूप में, उसके विकास यात्रा के रूप में देखा गया है। नदी के द्वीप का प्रतीक भी पूर्णतः सार्थक नहीं हो पाता। उसके पात्र सीधी रेखा पर चलते हैं, परिणामतः किसी बदलाव से टकराना नहीं चाहते। दरअसल एक तरफ परंपरा का मोह है और दूसरी तरफ आधुनिकता का आकर्षण है। लेकिन एक सीधी सीधी पंक्ति पर चलने की जो मनोकामना है, जो मनोभावना है, वह किसी नई चुनौती और नए टकराव की ओर जाने से रोकती है। यह उपन्यास औपन्यासिक शिल्प की नवीनता के कारण अत्यधिक सराहा गया है। इसकी भाषा का तेवर बहुत ही प्रशंसनीय माना गया है और उपन्यास जगत में इसको एक परिवर्तन के रूप में देखा गया है। शायद अज्ञेय जी का अगला उपन्यास हमारे सामने आता है अपने अपने अजनबी उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। इस उपन्यास तक आते आते अज्ञेय की दृष्टि काफ़ी हद तक धर्मनिष्ठ हो गई थी। उनकी सोच, उनका दर्शन, उनका चिंतन बदलता हुआ स्पष्ट दिखाई देने लगा। प्रथम 2 उपन्यासों में, यानी जो शेखर एक जीवनी और नदी के जो द्वीप उपन्यास है, इन उपन्यासों में व्यक्त यौन चेतना इस उपन्यास तक यानी अपने अपने अजनबी तक आते आते मसीहाई दृष्टिकोण में बदलती हुई प्रतीत होने लगी। इस उपन्यास में प्रमुख समस्या स्वतंत्र चेतना और स्वतंत्र वर्ण की समस्या है। स्वतंत्रता की चेतना और स्वतंत्रता को चुनने की, उसका वर्ण करने की जो चेतना है, ये समस्या इस उपन्यास में विशेष रूप से उजागर की गई है। और यही समस्या आगे चलकर धीरे धीरे कैसे भटकन में बदलती है, कैसे अकेलेपन में बदलती है, अजनबीपन में बदल जाती है, मृत्यु बोध से भी यह जुड़ती चली जाती है, जीवन की नश्वरता का जो बोध है उसकी तरफ भी चले जाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता दोनों में अंतर किया तो उन्होंने अस्तित्ववादी स्वतंत्रता की वकालत की और स्वतंत्रता के पारंपरिक अर्थ को भी बदला। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैनेन्द्र और अज्ञेय फ्रॉयड के मनोविज्ञान से पूरी तरह से अपने उपन्यासों में, कथानक में, कथा वस्तु में, पात्रों में, उनके घटनाक्रमों में निश्चित रूप से फ्रॉयड से ही प्रभावित हमें दिखते हैं। इन दोनों के बाद हिंदी जगत के प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में अगला नाम आता है इलाचंद्र जोशी जी का। इलाचंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इनके उपन्यासों में सन्यासी उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ, पर्दे की रानी उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1941 में ही हुआ, प्रेत और छाया उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ, निर्वासित उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ, जिप्सी उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ, जहाज और पंछी उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ। ये कुछ उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी के हैं। इन्होंने अपनी औपन्यासिक प्रवृत्तियों के कारण, औपन्यासिक बदलती हुई दशा और दिशा के कारण एक खास तरह की पहचान उपन्यास जगत में बनाई है। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया जैसे उपन्यासों में चरित्र भी ऐसे चुने गए हैं जिनको हम असामान्य या अबनॉर्मल कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। उनको भी इन उपन्यासों में समावेश किया गया है। मुख्य पात्र किसी न किसी हीन भावना से, किसी न किसी ग्रंथि से या मनोविज्ञान के विकार से ग्रस्त दिखाई देते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विकार कई प्रकार के हैं, उनके कारण कई प्रकार के हैं, यानी वो विकार क्यों आते हैं, उन विकारों के स्रोत समाज में कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन सब का बड़े सुंदर ढंग से निवेश उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। सन्यासी उपन्यास आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रस्त है। प्रेत और छाया उपन्यास अडोपस की ग्रंथि से ग्रस्त है। इसकी चर्चा मनोविज्ञान में खूब की जाती है। पर्दे की रानी उपन्यास के पात्र मानसिक अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि फ्रॉयड के विश्लेषण की अवधारणा काम के आधार पर टिकी हुई है। ये जो सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, ये उपन्यास इसी काम भावना ग्रंथि को केंद्र में रखकर हमारे सामने आते हैं।
जहाज का पंछी उपन्यास इसी समस्या को उजागर करता है। इसका नायक ग्रंथि से बाहर निकलकर जनहित की ओर अग्रसर होना चाहता है और अपने को अर्पित करना चाहता है। उसके अपने द्वारा नियोजित अनेक भटकाव, अनेक द्वंद्व ऐसे हैं जो उसके आसपास की परिस्थितियों का ही निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर जोशी जी के उपन्यास कथा संरचना की दृष्टि से, अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से और संदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के बाद आगे हमारे सामने आते हैं साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यास। इनके अंतर्गत प्रमुख दो नाम आते हैं, जिसमें पहला नाम यशपाल जी का आता है, दूसरा नाम भैरव प्रसाद गुप्त जी का आता है। सबसे पहला नाम आता है इसके अंतर्गत यशपाल जी का। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास के द्वारा जिस यथार्थवादी नजरिए की स्थापना की, उसे आत्मसात किया और उपन्यास की राह को बदलना प्रारंभ किया, उसी यथार्थवाद औपन्यासिक रचना पद्धति को उपन्यासकार यशपाल ने अपने उपन्यासों में शामिल किया। यशपाल जी स्वयं एक क्रांतिकारी थे, परिणामतः मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनके उपन्यासों में हमारे सामने पार्टी कामरेड उपन्यास जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ, दादा कामरेड उपन्यास जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ, देशद्रोही उपन्यास जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ, मनुष्य के रूप उपन्यास जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ, अमिता उपन्यास जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ, दिव्या उपन्यास जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ, झूठा सच जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ, तेरी मेरी उसकी बात जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ। ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। यशपाल जी का दादा कामरेड का जो उपन्यास है उसमें पूंजीवाद, गांधीवाद और क्रांतिकारियों के आतंकवाद का विरोध करते हुए यशपाल जी दिखाई देते हैं। खुद वे क्रांतिकारी थे, लेकिन उन्होंने इन तीनों विचारधाराओं के विरोध में अपना स्वर अर्पित किया और विशुद्ध रूप से समाजवाद का समर्थन इन उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने उजागर किया। यशपाल जी का देशद्रोही जो उपन्यास है वो क्रांति पर आधारित उपन्यास है। पार्टी कामरेड उपन्यास काम संबंधों से परे एक साफ सुथरा, एक स्पष्ट वैचारिकता का उपन्यास है। इनका झूठा सच जो उपन्यास है वह राजनीतिक, सांस्कृतिक दोनों पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक बड़ा और महत्वपूर्ण तथा चर्चित उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी का अंतिम उपन्यास है, जिसमें सन 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि है और जन जागरण इस उपन्यास का उद्देश्य है। यह यशपाल जी के बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासों में माना जाता है और बहुत बड़े आकार का, बहुत मोटा उपन्यास है, लेकिन बहुत ही रोचक और बहुत ही बंधकर रखने वाला उपन्यास है। यशपाल जी सामाजिक और समकालीन राजनीतिक यथार्थ को ऐतिहासिक यथार्थ बनाकर प्रस्तुत करते हैं। इसको ऐतिहासिक यथार्थ बनाने का एक लाभ यह होता है कि वो घटनाक्रम विश्वसनीय, प्रमाणिक बन जाता है। इसमें उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। यशपाल जी के देशव्यापी भ्रष्टाचार के नितांत विश्वसनीय अंदाज में कैसे पूरा देश भ्रष्टाचार में व्याप्त हो गया है और हर वर्ग का, हर पीढ़ी का, हर समाज का व्यक्ति इसमें मगन होता जा रहा है, इस तरह से उन्होंने इसको इस अंदाज में इसको उजागर किया है कि जो पाठकीय अपेक्षाएं हैं वो पूरी होती हैं और उनके लिए वो बड़ा विश्वसनीय सा है, बड़ा अपने आप में भोगे हुए उस सच का बोध कराने वाला प्रतीत होता है। यशपाल जी के बाद अगला नाम हमारे सामने आता है भैरव प्रसाद गुप्त जी का। भैरव प्रसाद गुप्त जी के भी हमारे सामने साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यासों में दो उपन्यास आते हैं, जिसमें मसाल उपन्यास और सती मैया का चोर उपन्यास हमारे सामने आता है। इसके पश्चात हमारे सामने ऐतिहासिक उपन्यास आते हैं, जिसमें प्रमुखतः हमारे सामने राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। इनके उपन्यासों में सिंह सेनापति उपन्यास और जय योद्धे उपन्यास हमारे सामने आते हैं। राहुल सांकृत्यायन के बाद हमारे सामने अगला नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो हिंदी जगत में अपने ऐतिहासिक विद होने के रूप में हमारे सामने आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास, पुनर्वा उपन्यास, चारुचंद्र लेखा उपन्यास, अनाम दास का पोथा उपन्यास आते हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर ये उपन्यास गंभीर जीवन दर्शन का प्रतीक बनते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्लासिकल रोमांटिकल उपन्यास बनकर हमारे सामने आता है, क्लासिकल भी और रोमांटिक भी। भाषा का जो सौंदर्य है वो द्विवेदी जी के पास है, शब्द चयन का जो ऐतिहासिक आधार उनके पास है, संस्कृत वो विलक्षण है, इसलिए वो उपन्यास बहुत ही क्लासिकल कैटेगरी के, बहुत ही अभिजात श्रेणी के उपन्यासों में हमारे सामने आते हैं।
इसके पश्चात चौथी श्रेणी में हमारे सामने आता है आंचलिक उपन्यास, जिसके अंतर्गत हमारे सामने मुख्यतः दो नाम आते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी का और उदय शंकर भट्ट जी आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में हमारे सामने मैला आंचल उपन्यास और परती परिकथा उपन्यास। इसके पश्चात हमारे सामने उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यासों में आता है सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास। ये जो इनके उपन्यास है ये आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा वर्ग है वो प्रयोगवादी उपन्यास आता है, जिसके अंतर्गत मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जी का नाम आता है। मोहन राकेश के उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे उपन्यास और नए आने वाला कल उपन्यास आते हैं। मोहन राकेश के पश्चात हमारे सामने अगले उपन्यासकार राजेंद्र यादव आते हैं, जिनके उपन्यासों में उखड़े हुए लोग उपन्यास और 1 इंच मुस्कान उपन्यास हमारे सामने आते हैं। इसके पश्चात मन्नू भंडारी जी के उपन्यासों में आपका बंटी उपन्यास और 1 इंच मुस्कान उपन्यास। जो 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है यह मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है, इन दोनों ने मिलकर इस उपन्यास को लिखा है। तो आज के इस पार्ट में हमने प्रेमचंद दौत्र हिंदी उपन्यास के बारे में जाना, उसको 5 वर्गों में बांटकर हमने पढ़ा है, जिसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास हमारे सामने आए हैं, जिनके अंतर्गत हमने प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में जाना था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।